हेलो दोस्तों। राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, जो पिछले पार्ट मैंने बनाए हैं, जिन्होंने नहीं देखे तो उनका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उनको क्लिक करके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो संविधान की राज्य सूची में सट्टेबाजी विषय नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा करती है शक्तियाँ, वो कौन सी अनुसूची में है उसके बारे में, वो 7वीं अनुसूची के है, जिसके अंदर दोनों के बीच में बंटवारा की बात कही गई है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। आगे है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे हिंदी को राजभाषा के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 343। ठीक है, 343 के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया हुआ, उसके बारे में लिखा गया है। किस भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है? कि किसी राज्य की भाषा है तो उसको उसका अंगीकार करने का अधिकार कौन है? तो कौन दे सकता है उसकी परमिशन? राज्य विधानमंडल उसको स्वीकृति देगा कि यह भाषा हमारे राज्य की राजकीय भाषा होगी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं है वो है भोजपुरी। आगे है, संविधान के अनुच्छेद में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो कौन सी राजभाषा है 8वीं सूची में जो, वो उर्दू है। ठीक है, जो किसी एक राज्य की राजभाषा है। आगे है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सी भाषा है? तो वो भाषा है राजस्थानी, जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन सा राज्य था वो जिसमें उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? वो है जम्मू और कश्मीर। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो कितनी आपातकालीन यानी इमरजेंसी कितनी लगाई जा सकती है? 3 तरह की लगाई जा सकती है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय भी कर सकता है, वित्तीय भी और राजकीय भी, तीनों इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति, यानी इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, यानी सभी। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है ये पूछ रहे अपने से। तो 3 बार लग चुकी है इमरजेंसी भारत के अंदर। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद है 352। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, या बाहरी आक्रमण के समय?
तो सभी फॉर जो स्थितियां हैं, या तो युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो या बाहरी आक्रमण हो, तो तीनों में ही जो राष्ट्रपति है इमरजेंसी की बोले या राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष किसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? तो कितना टाइम चाहिए उसको? 1 माह के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के सामने समक्ष रखना बहुत जरूरी है अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये पूछ रहे कब की गई थी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो पहली बार जो आपातकाल लगी थी तो उसका जो सन था वो था 26 अक्टूबर 1962, यानी युद्ध के समय की बात है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय यानी फाइनेंस इमरजेंसी बोले उसे हम, तो कितनी बार लगी है? एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, एक बार ऐसा मौका आया था, लग सकती थी, जब मनमोहन सरकार थी, लेकिन मनमोहन की सूझबूझ की वजह से वो इमरजेंसी नहीं लग पाई, यानी वित्तीय संकट वो टल गया। तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत के अंदर। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो किसके हाथ में रहता है? तो वो रहता है राष्ट्रपति के हाथ में। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसकी सलाह चाहिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? राज्य के राज्यपाल से परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति, और जब राज्य की बात है तो राज्य का राष्ट्रपति ही मान के चलो आप राज्यपाल को। ठीक है, राज्य की बात आए तो राज्यपाल, केंद्र की बात आए तो राष्ट्रपति। किसी समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, तो कौन सी समिति है? वो समिति है प्राक्कलन समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राक्कलन समिति से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। आगे है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता उसके अंदर, तो वो है प्राक्कलन समिति जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उसके अंदर होते हैं 22 सदस्य। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो वो है भारत का नियंत्रण अंग महालेखा। आगे है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसद समिति कौन सी है? तो वो संसद समिति है लोक लेखा समिति। भारत में न्यायालय का स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप है एकीकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न्यायालय पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायालय पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो है उच्चतम न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निषेधाज्ञा, तो निषेध आज्ञा का जो प्रलेख वो जारी नहीं कर सकता। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल उच्च न्यायालय है 21। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहत रहित होता है? वो होता है संचित निधि से आहत रहित, क्योंकि संचित निधि ही ये बोले कि पूरे भारत का जो पैसा है वो जो मतलब रखने की एक व्यवस्था है वो संचित निधि है।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन भी जैसे इमरजेंसी लगी तो संचित निधि में से मतलब कर्मचारियों की जो सैलरी है वो रोकी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जजों का वेतन आहत रहित है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो जजों की जो संख्या बढ़ानी है उसका जो अधिकार है भारत की संसद के पास है। पूरी संसद फैसला करेगी कि जजों का संख्या बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो जजों की जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है? वो 65 वर्ष है। भारत के कुछ कुछ किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे जो कम है वो है सिक्किम के उच्च न्यायालय की, जिसमें सबसे कम न्यायाधीश हैं। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो इसका ऑप्शन आंसर है जो वो बी है, यानी दिल्ली, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। उसके बाद है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 के अंदर। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय, तो साझा उच्च न्यायालय है जो दो राज्यों के बीच है, वो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे अगर हरियाणा पंजाब होता तो हम उस पे भी लगाते, क्योंकि उन दोनों का भी साझा उच्च न्यायालय है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है बिलासपुर के अंदर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये है नैनीताल के अंदर उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? यह है जबलपुर के अंदर। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम के अंदर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उनका क्षेत्राधिकार घटाने बढ़ाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो उनके आचरण पर जो बहस की जा सकती है, तो ना तो संसद में, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में। इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? कि एक न्यायालय से दूसरे के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, तो उसका अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को और किसी को नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो पहली उच्च न्यायालय पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, ठीक है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो लीला सेठ। उच्च न्यायालय निम्नलिखित में उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो वो है गुवाहाटी। तो उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए? गुवाहाटी है वो। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्य या केंद्र के लिए है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों को आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं? तो कितने हैं? तो ऐसे 3 हैं जिनकी उच्च न्यायालय के अधिकार एक से अधिक राज्य, मतलब
ये मान लो कि दो दो राज्यों का एक है उच्च न्यायालय, इस तरह से 3 है। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उसकी जो पोस्ट है वो सेफ है और तब तक उसका कार्यकाल भी वो बढ़ा सकता है, तो वो है राज्यपाल, जिसे राष्ट्रपति चाहे तब तक उसे पद पर रख सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान समतुल्य है, यह किसने कहा था? तो ये बात जो कही थी ये की थी सरोजिनी नायडू ने। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो ये कार्रवाई आवश्यक होती है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में अपने आप समाप्त हो जाते हैं? तो उनका कितना टाइम है? वो है 6 हफ्ते का। राष्ट्र विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो वो नियुक्त होते हैं, मनोनीत नहीं होते, चयनित नहीं होते, निर्वाचित नहीं होते, ठीक है, नियुक्त होते हैं। भारत के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो ये बात किसने बोली थी? तो ये कहा था नेहरू युग में बोला गया था कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, नेहरू युग की बात है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ भी भगवान की बात है रविशंकर, यहाँ भी श्री कृष्ण, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है पेपर के अंदर। तो वो थी सुचिता कृपलानी। और अगर राज्यपाल की महिला की बात करें फिर सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की बात है तो सुचिता कृपलानी। किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? ठीक है, बिहार की बात है तो कौन सा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा रहा? वो ज्योति बसु। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो क्या चीज है? वो है विधान परिषद, ठीक है। जिस तरह केंद्र के अंदर राज्यसभा है वैसे ही राज्य के अंदर विधान परिषद है। आगे है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिर राज्य कौन है? तो वो था तमिलनाडु, जिन्होंने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने होते हैं? 1/3 हिस्सा होता है टोटल के जो विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा है जहां पे विधान परिषद नहीं है? तो वो राजस्थान है जहां पे विधान परिषद नहीं है।
संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो इन चारों में से जो समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किस राज्य में द्वीप संस्थात्मक विधायिका नहीं है? तो ये राजस्थान में नहीं है। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो चारों में से जो विधान परिषद नहीं है वो उत्तराखंड में नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो इनमें से भी विधानसभा जो कहाँ नहीं है, तो वो लक्षद्वीप के अंदर विधानसभा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अस्थाई विधान समाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कि कोई अस्थाई अध्यक्ष बनाना है तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो कौन सी स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी राज्य की न्यूनतम संख्या हो सकती है 60 कम से कम। आगे है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत बार पूछा गया है। तो वो है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जिसे हम। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो ये करते हैं संभागयुक्त के। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो यह है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। आगे है, भारत के उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? उच्चतम विधि अधिकारी। तो उच्चतम विधि अधिकारी है एडवोकेट जनरल। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कैग का जो है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। ये सिर्फ संसद को अधिकार है कि किसी सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सलाह किससे ले सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है सलाह। आगे है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? कि अगर इन दोनों का कोई विवाद है तो वो किसके सामने प्रस्तुत करेंगे उस विवाद को? तो वो करेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा रहा है। तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जब दोनों सदनों को बिठाएंगे, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, तो उसका अध्यक्ष जो उसकी जो बैठक का अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो कौन है जो लोकसभा में बैठकर उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता? तो अटॉर्नी जनरल। आगे है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है। तो सीधा नियंत्रण किसका होता है? तो ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है सचिवालय पर। आगे है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगर लोकसभा की बात करें तो निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है, लेकिन राज्यसभा में अगर निर्णायक अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ उपाध्यक्ष कौन होता है? सॉरी, अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति। तो वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। ठीक है।
भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार तो ये होता है मंत्रिपरिषद के पास, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो वो है राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो कितने समय तक उसे लौटाना होता है लोकसभा को? मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से धन विधेयक राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा को कितने टाइम तक उसको रोक सकता है? वो 14 दिन के अंदर अंदर उसे लौटाना जरूरी है। कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग का अधिकरण भाग नहीं है? तो वो है राज्य की विधानसभाएं। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्था को बोलते हैं संसद। सदन के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 ही हैं, अपने को पता है, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से या सभी से? तो इसका जो आंसर है वो सभी से है। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो जरूरत नहीं है, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व की जो आवश्यकता नहीं है उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये है 110 नंबर अनुच्छेद है, जहाँ पे धन विधेयक के बारे में बात की गई है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस अनुसूची के अंदर है वो चीज़? वो है 5वीं अनुसूची, जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के शासन और नियंत्रण का विशेष बात उसके बारे में बताई गई है, ये 5वीं अनुसूची के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटिकल के जो मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप विद आंसर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत आपको लग रही है कि आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।